नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 632 उम्मीदवारों की किस्मत को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 10 तारीख को आने वाले नतीजों से साफ होगा कि देवभूमि की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। बीजेपी की कोशिश सत्ता पर फिर से काबिज होने की है, तो कांग्रेस 2017 में छीनी सत्ता को फिर से पाने की चाहत में चुनावी मैदान में ताकत दिखाती नजर आई। वही आम आदमी पार्टी ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने क्या साफ साफ किसी पार्टी को मैंडेट दे दिया है या फिर त्रिकोणीय विधानसभा के खेल में कुर्सी का खेल उलझ चुका है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बटे उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। 7 जिले देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल के तहत आते हैं, जबकि 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर कुमाऊं मंडल के तहत आते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे थे। इनमें से 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 41 सीटों से हैं, जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में रहे। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों से साफ होगा कि देवभूमि में किसकी सरकार बनेगी। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है। वही मुकाबले को कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है कि करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को चौकोणीय बना रहे हैं। कुछ सीटों पर राजनीतिक दलों के दिग्गजों को शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अहम यह है कि सत्ता की चौखट पर कौन विराजमान होगा और जनता किस पर और क्यों मेहरबान हुई। आज सवाल आपका में चर्चा इसी मसले पर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया और सियासी दलों के वादों इरादों पर आम आदमी ने कितना भरोसा किया। इन कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, उन पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। मतदान प्रचंड हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह, 60% से ज्यादा वोटिंग की जानकारी 5 बजे तक लगभग आ रही थी, लेकिन पिछली बार जिस तरह से मतदान हुआ 65% के आसपास, 65%, इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या इससे ज्यादा वोटिंग होती है। पहले एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। देवभूमि में मतदान प्रचंड हुआ है, कौन उत्तराखंड जीतेगा, बड़ा सवाल। गढ़वाल में किसका जादू, कुमाऊं पर किसका काबू, ये महत्वपूर्ण है। 2 अलग अलग खंड है ये। देवभूमि का सियासी रण, निर्दलीय क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी में आर पार या फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार, महत्वपूर्ण यही है। कुछ एक ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनाव में अपनी तरफ से ताल बेहतरी से ठोकी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और उसका प्रभाव किस पार्टी पर पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव या उसका ये कहें कि नुकसान किस पार्टी को होगा, ये भी देखना होगा। आज सवाल आपका भी इसी पर चर्चा करेंगे। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी, आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। एक मेहमान अब मेरे साथ जुड़े हुए, परिचय में आपसे करा देता हूं। संदीप चीमा है, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी से। चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप चीमा साहब, देखते हैं कि इस बार के रण में होगा क्या, लेकिन यह जरूर सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम नहीं रहेगी। और पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज की जहां तक बात आती है तो मुकाबला बीजेपी के पाले में चला गया। हालांकि आप लोगों ने 2013 में जो परसेंटेज हासिल किया था वो उसको आप 2017 में भी बरकरार रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार किसके पाले में जनता जा रही है समझना बेहद जरूरी है। मैं पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में गई और जनता ने कितना भरोसा उन विश्वास को लेकर किया, उन मुद्दों पर विश्वास को लेकर किया, क्या मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो बाहर से पलायन हुआ उस पर, किसानों के मुद्दे पर, ये मुद्दे तो अंबार है, सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार मैदान में थी और निश्चित तौर पर कांग्रेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि जहां जहां हमारे लोग थे, जहां जहां हमने पता किया है पूरे यहाँ पे, तो सब जगह से रुझान आ रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में पब्लिक ने इस बार मतदान किया है।
ठीक है चीमा साहब, आपके पास आ रहा हूं। कैलाश पंत भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। कैलाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैलाश जी, समझना चाहेंगे आपसे, इस बार वोटिंग परसेंटेज के पूरे आंकड़े तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि पिछली बार के आसपास ही इस बार वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस बार जो आप लोग मैदान में गए, किस चीज को आपने आधार बनाया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर एक बात कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम नहीं आता है। इस बार पहाड़ की जवानी ने क्या तय करने की सोची है? ऐसा है कि जो वोट परसेंटेज है, पहला आपका प्रश्न ये था जी कि तो कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा। लगभग जो पिछली बार जो वोट परसेंटेज थी हमारी 51% का, तो उसके आसपास जाएगी, ऐसा लगता है उत्तराखंड में। जी। दूसरा, उत्तराखंड में वोटर के पास जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा मटेरियल था। जिस प्रकार से मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए काम किया है और उत्तराखंड की जनता की सेवा की है, और जिस प्रकार से विकास के अनेकों योजनाएं और कार्य किए हैं जी, ये हम लोगों के लिए पर्याप्त था कि हम जनता को समझा पा रहे थे और जनता समझ रही थी जी। कोरोना काल में फ्री का जो राशन दिया है लगातार, और जो वैक्सीन फ्री में लगाई है, और यही नहीं तो 4 धाम के लिए उन्होंने काम किए हैं, जो उत्तराखंड के विकास के लिए काम किए हैं, और जिस प्रकार से उनकी योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर वो उत्तराखंड की जवानी और पानी को भी रोकेगी। बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, और जो युवा है उसके लिए भी अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं। होम स्टे के काम हैं, उनको उसमें जो है करीब 50% तक जो है उनको उसमें सब्सिडी दी गई है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनके कारण हमको जनता के बीच में जाने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं लग रहा था यार कि हम क्या बोलेंगे, या मुंह छुपाने वाली बात, या फिर अपनी नजरों को झुकाने वाली बात, या गर्दन को झुकाने वाली बात नहीं थी। हम सीना तान के गर्दन ऊंचा करके कार्यकर्ताओं से बात, जनता से बात कर रहे थे। जनता हमारी बात को सुन भी रही थी, समझ भी रही थी, और इस बात को स्वीकार भी कर रही थी कि मोदी है तो फिर सब कुछ मुमकिन है और ये देश। लेकिन कैलाश जी, इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं। सीएम को भी लोग ध्यान रखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे 2017 में प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता ये भी देखती है कि प्रधानमंत्री तो केंद्र में है और प्रदेश की सियासत को, प्रदेश की बागडोर को सीएम को संभालना होता है। वहां पर ये भी खबरें सामने लगातार आती रही थी कि बार बार क्यों सीएम का चेहरा बदल रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सब भी लोगों के जहन में था, तो क्या ये आप लोग निकालने में कामयाब रहे? जी, मैं बताता हूँ आपको। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मेरे लिए। असल में क्या है कि पुष्कर सिंह धामी वास्तव में कितना अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसने 5-6 महीनों में इतना लोगों का दिल जीता है जी। और लोग इस बात को स्वीकार करने लगे कि यार ये मुख्यमंत्री में दम है, ये प्रदेश की चिंता करता है, प्रदेश के विकास के बारे में सोचता है। तो पुष्कर सिंह धामी भी एक बहुत बड़ा चेहरा था इस चुनाव में जी। और जहां जहां पुष्कर सिंह धामी अपनी सभाएं करने के लिए गए, जनता से मिलने गए या डोर टू डोर कार्यक्रमों में गए, वहां अपार भीड़ थी, युवाओं का पूर्ण समर्थन उनको था। पुष्कर सिंह धामी का चेहरा ही ऐसा था कि लोग उस पर अपने आप आकर्षित हो रहे थे, और लग रहा है ये व्यक्ति में काम करने का दम है। जो व्यक्ति 5-6 महीने में इतना अच्छा काम कर सकता है, इतनी अच्छी योजनाएं ला सकता है, कहीं कोई गलत नहीं है उस व्यक्ति को। हम 5 साल देंगे तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड का विकास करेगा। लेकिन साहब, आखिरी के 6 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी पार्टी की कहीं भी सरकार रहती हो, घोषणाएं, ऐलान, जनता के सामने वादे, उनको धरातल पर उतारने की कोशिश, ये सब होता है, लेकिन फिर लोग 4.5 साल के पिछले काम को भी याद रखते हैं। नहीं, आपका कथन ठीक है। लगभग पुष्कर सिंह धामी जी ने 550 ऐसी घोषणाएं के साथ ही नहीं जिन पर किन्होंने काम भी किया है, सिर्फ घोषणाएं नहीं की। होता आप ठीक करें कि अंत के 6 महीने ऐसे होते हैं कि कोई भी घोषणा कर सकता है, किंतु पुष्कर सिंह धामी जी ने जो घोषणाएं की उनको धरातल पर उतारा भी है। ऐसा नहीं कि घोषणाएं कर दी और कहीं दिखाई नहीं दी, ऐसा नहीं, बहुत काम किया है। और उससे पहले का जो कार्यकाल था उसमें भी हमारे पलायन को मैं आपके पास आऊंगा संदीप जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे पंत जी रहेगा कि पलायन एक बहुत बड़ा मसला रहा है पहाड़ के लोगों के लिए। पहाड़ की जवानी को किस तरह से पहाड़ पर रोका जाए, क्योंकि अगर पहाड़ की जवानी मैदानी इलाकों में उतर आती है तो फिर वहां पर विकास के जो मसले होते हैं, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाने की बात होती है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उनको कैसे रोका जाएगा? इस बार के चुनाव में बहुत चर्चा हुई, ग्राउंड पर हम जब थे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई बेहतर प्रोजेक्ट हो, रोजगार को लेकर संभावनाएं बने तो फिर हम भरोसा करें। अब ऐसे में स्थितियां साफ नहीं हो पाती हैं कि किसके साथ उसको जाना, किसके साथ नहीं जाना। फिर वो
कहीं और विकल्प ढूंढने की कोशिश करता है, नया तीसरा विकल्प तलाशने की कोशिश करता है। आप लोगों पे यकीन किया, कांग्रेस पार्टी पे यकीन किया, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको भरोसा अभी भी कायम नहीं हो रहा कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। इसका उत्तर मुझे ही देना है ना? जी बिल्कुल सर, आपको देना है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऐसा है, पलायन तो हमारे हिंदुस्तान से भी होता है। आदमी ने जब बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है वो भी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या फ्रांस या कनाडा जो है नौकरी के लिए जाता है। जी। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, जब यहाँ का युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, वो बीटेक कर लेता है, एमटेक कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता है या कोई और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो नौकरी की तलाश में तो बड़े शहरों में उसको जाना पड़ता है, वो वहाँ जाता भी है। क्योंकि जब वो पहाड़ से बाहर निकलता है तो वहाँ की चीजों को समझता है और एक अपनी कैरियर बनाता है और अपने आने वाले बच्चों का कैरियर बनाता है। किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम जवानी को रोक सकते हैं। कोई ऐसे प्रोजेक्ट बने, कोई ऐसी चीजें बने जिससे कि हम जवानी को रोक सकते हैं, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर हमने यदि कहा है कि जवानी और पानी को रोकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस काम को करके दिखाएगी। ठीक है, ये आपने जो प्रयास किए हैं, आपने जो जनता को भरोसा दिलाया है, इस भरोसे का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। आपके पास आ रहा हूँ, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े, रणबीर रोहतक से। रणबीर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी देखो, आज देश के युवा को रोजगार की जरूरत है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे। जो कि बीजेपी ने वादे किए थे कि डीजल इस भाव होगा, सबकी जेब में इतना पैसा आएगा, वो कुछ नहीं हुआ। और अब सिर्फ जात पात पे धर्म पे बांटने में लगे हुए हैं। तो जनता अभी जागरूक हो चुकी है, इस चक्कर में नहीं बढ़े। तीसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे मैं देश का चौकीदार हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न देश को बिकने दूंगा। देखो आज देश का कितने करोड़ों रुपया लेकर भाग रहे हैं, इनमें से ज्यादातर गुजरात के आदमी। और भागने के बाद में लाठी, जैसे सांप निकलने के बाद में लाठी मारते हैं, तो फिर चौकीदार वाला काम कहाँ कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो मुझे तो लगता है कि जनता की बार सबक सिखाएगी, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया है। इसमें चाहे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता नाराज हों, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर जी, आपने अपना सवाल किया, इसका जवाब तो हम लेंगे बीजेपी से, लेकिन कैलाश पंत जी इसका जवाब दें उससे पहले संदीप चीमा साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। पहाड़ की जवानी को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है, और एक सख्त भू कानून की अक्सर बात यहाँ पर होती है, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी पर भी आम जन को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा, और ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हो रहा है। ये चीज़ें कब कोई पार्टी करेगी? हालांकि उनके सामने विकल्प था नहीं अब तक, लेकिन इस बार के चुनाव में कहने का विकल्प दिख रहा है। अब अगर ऐसे हालात होते हैं तो त्रिकोणीय त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन सकते हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ रहा है। संदीप चीमा साहब, देखिए, पहाड़ से प्लान रोकने के लिए शमशेर जी सबसे पहले जैसे देखिए भाजपा इसलिए फेल हुई है कि इनकी डबल इंजन की सरकार थी। इन्हें कुछ ना कुछ वहां पर जाके कोई इंडस्ट्री ऐसी लगानी चाहिए थी, कोई रोजगार वैसे देना चाहिए था कि वहां का युवा है कि वहां से पलायन ना करे, कि वहां से देख के युवा जितने हैं वो नीचे अपना प्लेन में आ रहे हैं या दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। 2017 तक तो आप ही थे ना, 2017 तक तो आप ही थे ना, आप भी कर सकते थे काम, क्यों लोगों को वहां से निकलना पड़ रहा है? पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहां इतनी हालात खराब नहीं है जितना उत्तराखंड में स्थिति खराब है। जी शमशेर जी, जब हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ उधमसिंह नगर में, हरिद्वार में और नैनीताल जिले में हमने उद्योग लगाने का काम किया। हरिद्वार में लगे, और ऊपर भी हमारी उसकी स्कीमें हमारी चल रही थी, ऊपर धरातल पे हमने उतारना था उसमें। उसके बाद इनकी डबल इंजन की सरकार आ गई, तो जो कांग्रेस की जो पॉलिसी लाई थी उसको वहां पे वही ने रोक दिया गया। और इस बार इसकी हम पहल करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सब जगह कहा कि इस बार प्लान रोकने का हमारा पहला मुद्दा रहेगा, और इसमें हम प्राथमिकता देंगे कि यहाँ का उत्तराखंड का जो युवा है उसको यहीं पे रोजगार मिले, और वो पहाड़ पे रहे, पहाड़ की जवानी पहाड़ पे ही रहे, और अपना रोजगार वहीं पे चलाए। और जहाँ इसी मसले पर हम बात करते हैं चीमा साहब, इसी मसले पर ग्राउंड पे लोगों से हम बात करते हैं तो लोग एक ही शिकायत करते हैं, वो कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, कहते हैं हम दोनों को आजमा कर देख चुके हैं, इन दोनों पार्टियों ने अब तक इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। से खबरें लगातार हमारे पास आती हैं पहाड़ के पानी को रोकने की, पहाड़ की जवानी को रोकने की, वहां से पलायन को रोकने की, और इसके अलावा वहां पर लोग जिस तरह से जमीनें खरीदते हैं, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हालात में लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे हालात में क्या लोगों का कोई तीसरे विकल्प पर विश्वास नहीं बन रहा? वहां पर और भी 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, निर्दलीय भी चुनाव मैदान में थे, और बहुत सारे निर्दलीय तो ऐसे थे जिनको
कांग्रेस से बीजेपी से टिकट मिला नहीं, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। बहुमत की बात तो छोड़िए, ऐसे हालात भी बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड में अभी तक जैसे उत्तराखंड क्रांति दल आई, वो उन्होंने एक बार चुनाव में, उसके बाद वो कुछ सीटें आई, वो बाहर चले गए। यहाँ पर तीसरा अगर आम आदमी पार्टी गया कि वो आगे यहाँ पे अपना भाग्य जमाना चाह रहे हैं, तो लेकिन कहीं पब्लिक यहाँ की उत्तराखंड की कल को यहाँ पे कोई नहीं बनेगा। यहाँ दो ही पार्टियां रहेगी और कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। इस बार पहाड़ के लोग कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया और जो भी उनके जो मुद्दे थी और जिस उन्होंने विश्वास से कांग्रेस को वोट दिया, इस बार कांग्रेस पार्टी पहाड़ के लोगों के लिए वहां पे एक रोजगार लगाया जाएगा और पहाड़ के यहाँ प्लेन करने के लिए रोका जाएगा। और निश्चित तौर पे जितने पहाड़ के लोग हैं उन्होंने कांग्रेस पे आस्था बनाई है और कांग्रेस उनके लिए काम करेगी। कांग्रेस में तो आस्था की आप लोग बात कर, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों पर ही कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पा रहा। टिकटों को बदल दिया जाता है, मौके पर टिकट बदल दी जाती है कि यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा रावत साहब को। ऐसी सिचुएशन भी पैदा होती है और उसमें जो भीतरी घात होता है, फिर उसको कांग्रेस भली भांति समझती है कि हालात क्या हो सकते हैं। ये चीजें कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस की वहां की जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, दिग्गज हैं, उनको ही विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन कहां से लड़ेगा आखिरी वक्त तक। तो फिर ये बातें आप जनता को कैसे समझा पाओगे कि हम ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो स्क्रीनिंग कमेटी में, सीईसी में, वहां पे हमारा तय होता है कौन प्रत्याशी कहाँ लड़ेगा या दूसरा कोई प्रत्याशी कोई कहाँ पे लड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कहा कि भी इसमें कोई असर की स्थिति थी कि कौन कहाँ लड़ेगा और उसमें देरी हुई। उसमें तो पार्टी का निर्देश दिया कि आप लालकुआं में लड़के, तो रावत जी लालकुआं से लड़े और कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अंदरूनी गुटबाजी हो, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है। लालकुआं तो वही सीट है ना जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बम्पर बहुमत से सीट जीती थी। आपने तो उनको ऐसी जगह पे झोंक दिया कि वहां से अगर 5-7% भी आप वहां पर ग्रो करेंगे तो भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि वो सीट बहुत चुनौतीपूर्ण है, उस सीट को निकाल पाना रावत साहब के लिए आसान नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, रावत साहब देखिए निश्चित जीतेंगे। और जहां तक पिछली बार है कि कांग्रेस भाजपा अगर बहुमत में आई थी तो उसमें उन्होंने तोड़फोड़ कांग्रेस की थी और कांग्रेस की वजह से वो 56 सीटों पे आए थे कांग्रेस। और उसको पब्लिक ने भी देखा कि जैसे उन्होंने छल कपट किया था, इस बार पब्लिक भाजपा को करारा जवाब देगी और जो जो उनके मैनिफेस्टो में था उन्होंने। रही बात धामी जी की, अभी हमारे भाजपा के भाई बता रहे थे कि उन्होंने इतनी घोषणा की, लेकिन धरातल पे कहाँ उतरा है। अगर इतना ही होता कि धामी जी अगर इतने लोकप्रिय होते तो अभी 2 दिन पहले ही आ रहा था कि भी उन्होंने 2-2 हजार के नोट वहां पे बांटे हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे और चैनल पे भी चला था। और उन्होंने पूरे उत्तराखंड में प्रचार करने से सबसे ज्यादा समय अपनी ही विधानसभा में क्यों लगाया? अगर उन्हीं की सीट अभी बची है, अभी यही नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री वहां से भी हार सकते हैं। अगर उन्होंने इतना काम किया था तो वो एक तरफा होता कि अपने चुनाव में नामांकन करके जाते ही में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़वाते। तो खुद ही मुख्यमंत्री वहां से अपना चुनाव हार रहे हैं और कुछ भी जो भी घोषणा इन्होंने अंबार किया, कहीं सभी लोग भाजपा से त्रस्त है, सभी ने एक तरफा होके कांग्रेस के लिए भी आवाज उठाई है और सरकारी तंत्र ने भी कांग्रेस के पक्ष में किया है और सरकारी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। पंत साहब, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस चुनाव में, हम सुबह से देख रहे थे ट्विटर वॉर भी छिड़ा हुआ है, इसमें आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपया दिल्ली से आया है और उसी के आधार पर जो है लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगाई है। देखो, कांग्रेस को आरोप में भी और उत्तराखंड के विकास के बारे में तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस उत्तराखंड के पक्षधर नहीं थी, उत्तराखंड बनाना नहीं चाहती थी, वो उत्तराखंड के विकास के बारे में उसका क्या जो है विजन हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। नंबर बात दूसरी ये रही, जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने भी कहा, लालकुआं का आपने उदाहरण दिया, हरि रावत जी को आपने जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है कांग्रेस ने, और वो रामनगर से उनकी टिकट का जो है अलाउंस हो जाएगा और रामनगर से टिकट लड़ेंगे, किंतु उन्हीं के लोग उनका विरोध कर देते हैं और उनको लालकुआं से भगना पड़ता है, ना वो रामनगर से भगना पड़ता है लालकुआं। नंबर 3 जो इन्होंने अभी जो है मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में कहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आज ही खटिमा से आया हूँ, मैं चुनाव में खटिमा में था, मैं 7-8 दिन वहां रहा, और जो कल की एक घटना बता रहे हैं वो मेरे सामने की बात है। वो घटना कुछ थी नहीं ऐसी, उसको सिर्फ वो दिया गया है, एक उसको हवा देने का प्रयास किया वो अपने जो आप वाली पार्टी का व्यक्ति था, जिसने कहा कि नोट बांटे हैं या फलाने बांटे हैं, वो कहीं से कोई कटिंग लगी है, जबकि यहाँ पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर को निकल रहे थे मुख्यमंत्री जी और उन लोगों से मिलते हुए हाथ जोड़ते निकल रही थी, उनका एक कार्यक्रम था। वो कह रहे हैं कि वो अपनी सीट को नहीं बचा पा रहे। आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहा,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस सीट को 15,000 के ऊपर वोट से जीत रहे हैं। मैं स्वयं वहां था, मैं उनके पूरे क्षेत्र में घुमा हूं, मैंने लोगों के व्यू सुने, लोगों के इतना अच्छा व्यक्ति हमको मिला है। लेकिन पंत साहब, आप हरीश रावत की तो बात करते हैं, लेकिन मैं आपके पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूं तो वो भी कहीं ना कहीं 2 ही खाला चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे और उन्होंने अपने चहेतों को फिर सीट पर उतारा मैदान में। ये ऐसी स्थिति, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं त्रिवेंद्र जी ने पहले चुनाव लड़ने के लिए मना किया, अब उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या रही, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना। यदि वो कहते हमें चुनाव लड़ना, तो हमारी पार्टी उनको टिकट वहीं से दी थी, डुगार से ही दी थी, क्या जहां से मांगते वहां से दी थी। जब उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये तो विषय वहीं पर समाप्त हो गया था, कोई उनका विरोध थोड़ी। लेकिन पूर्व सीएम चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, उसका क्या मैसेज जाना चाहता है? क्या वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं या कोई और कारण उसका दिखता है? छोड़ लेंगे अभी। वे उनको राजनीति बहुत बची हुई है त्रिवेंद्र जी भाई साहब के उसमें, तो अभी संन्यास छोड़ने कभी व्यक्ति को लगता है, परिस्थिति और स्थिति को देख के लगता है वो संगठन में काम करना चाहते होंगे, हो सकता है, क्योंकि हम संगठन के लोग रहे, वो भी संगठन मंत्री रहे भाजपा के, मैं भी संगठन मंत्री रहा हूँ, उनके बाद मैं ही आया था 2002 में। नाराजगी तो नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? नाराजगी तो नहीं थी? देखो, भाजपा में ये निर्णय हमारा हाईकमान लेता है, वो हर चीज का बड़ा आकलन करता है। कभी कभी कोई बड़ा बैट्समैन बड़ा अच्छा होता है, अच्छी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, और कभी उसका फॉर्म गलत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उस बैट्समैन को बदलते हैं ना। हमको तो जीत चाहिए ना, हम नया बैट्समैन लाते हैं ना। आप क्रिकेट तो आप देखते होंगे, और उसी प्रकार जो है हमने बीच में ट्राई की कि यार फॉर्म में नहीं है तो हम दूसरे को लाए, और धामी जी आए तो एक अच्छे फॉर्म में, उन्होंने बढ़िया ढंग से बैटिंग की है इन 5-6 महीनों में, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले गए। इस बैटिंग में क्या रहेगा सर? अर्धशतक लगेगा? ये टी20 का मैच की तरह इसको मानकर चलें? क्योंकि पिछली बार तो आप, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी मैं बताऊंगा आपको। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हमने पहली के अब की बार 60 पार का है। अब मेरी बात को रखना, जिस प्रकार से आज मतलब अंडर करंट है भाजपा के पक्ष में, आज जो वोटिंग भी हुई है जिसमें लोगों ने कहा कि हमने भाजपा को दिया, मोदी को वोट दे के आए हैं, या हम जो पुष्कर सिंह धामी जी को वोट दे के आए हैं, हम जो है 60 पार भी कर सकते हैं, और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। ठीक है। संदीप चीमा साहब 60+ की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कैलाश पंत जी। मैं कांग्रेस पार्टी से जरा समझना चाहूंगा उनका क्या टारगेट है। हालांकि इनको कहना है कि हम पुष्कर सिंह धामी को लेकर आए, अनबीटन बैटिंग कर रहे हैं और वो 60+ पर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कितने प्लस पर जा रही है? देखिए, हम इनके भाजपा की तरह, एक घमंडी की तरह ये नहीं बोल रहे कि 60 पार जाएगा। ये तो 10 तारीख को इनको पता चल जाएगा ये कितने, इनका एक जीरो हटेगा और ये डबल डिजिट पे भी नहीं आ पाएंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस से आप 40, 42 से 44, 45 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, और कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस इसमें बहुमत से सरकार बनाएगा। और ये तो इनका एक और संभावना बनी है इसमें, एक और संभावना चीमा साहब बनती हुई दिख रही है। हालांकि वो तो साफ 10 तारीख को होगा, लेकिन अगर त्रिशंकु की स्थिति बनती है, आसार बनती है, तो फिर क्या होगा? मैं ये भी जानना चाहता हूं आप लोगों से। हालांकि आप लोग तो यही कहेंगे कि हम 60 पार जाएंगे, आप कहेंगे मैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाऊंगा, लेकिन फिर भी एक स्थिति और भी बन सकती है। जैसे हरियाणा में देखा था हमने, बीजेपी 75 पार की बात करती, लेकिन हालात बने नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुमत का दावा करती रही, वो 31-32 पर आकर रुक जाती है। अब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर क्या होगा? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है हमारी सीटें पूरी बहुमत पूरा करेंगी, और हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस अपने ही 36 के प्लस हमारे पास सीटें रहेंगी, और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। चीमा साहब ने तो इशारा कर ही दिया है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा चीमा साहब, माफ कीजिए कैलाश पंत जी, आपसे पूछना चाहूंगा। हरियाणा में भी 75 पार का दावा आप लोग कर रहे थे, वही पश्चिम बंगाल में भी 200 पार की बात हम कर रहे थे। ये 60 पार, 75 पार, 200 पार आप लोग कहते हैं, ये इसका आधार कहां से लेकर आते हैं आप? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। हमारा एक चुनाव समाप्त होता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड में काम करता है। मैं अभी भी देख रहा था कि हमारा कार्यकर्ता लगातार जो है पिछले अनेकों सालों से उत्तराखंड की विधानसभाओं की तैयारी कर रहा है। हमारे पास हमने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, हमने मंडल की हमारी बैठकें होती है, न्याय पंचायत पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा बूथ का पालक, हमारा बूथ का पीएम बीएलए, हम इनको सक्रिय करते हैं। तो उस आधार पर हम गणना करते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। बहुत बार जो है ऐसा होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल एक अलग मैटर था, वहां हम 3 सीटें थे पहले हमारे, हम जो है 70 हमने क्रॉस किया। और जहां तक हरियाणा का प्रश्न था, मैं वहां के चुनाव में भी था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं वहां का प्रभारी था आपके फरीदाबाद का विधानसभाओं में।
वहाँ की 7 विधानसभाओं को मैं वहाँ गया था, और उसमें हमको ऐसा लग भी रहा था, किंतु बाद में कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जिसके कारण हम वहाँ कम पर आए हैं। चलिए, अभी आपको लगता है कि इस बार आप 60 प्लस जाएंगे, और जो धामी की बैटिंग की बात आप कर रहे हैं वो नाबाद जो है पारी खेल रहे हैं, ये आपको उम्मीद है? और दूसरी तरफ संदीप चीमा साहब कह रहे हैं कि हम तो 36 प्लस जाएंगे, बड़े दावे नहीं करते, सरकार हमारी बनेगी। पर यह भी कहने की चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर इन दोनों पर लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया तो त्रिकोणीय विधानसभा के आसार बन सकते हैं, क्योंकि वादे इरादे जनता के बीच में पार्टियां जाती करती बहुत हैं, लेकिन उन पर विश्वास आम आदमी कितना करता है ये पता चलेगा जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा मेरे साथ आप जुड़े। और सवाल आपका में, आज हम उत्तराखंड विधानसभा को लेकर बात कर रहे थे। मतदान हो चुका है, अभी तक फुल आंकड़ा आया नहीं है कि कितने प्रतिशत वोट पड़ा, लेकिन यह माना जा रहा है कि पिछली बार के आसपास ही मत प्रतिशत रहने वाला है। 65% के आसपास ये मत प्रतिशत रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस बार कुछ निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं उत्तराखंड में, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दूसरा है कि वहां जो कांग्रेस ने, बीजेपी ने बार बार एक बार में एक बार तू के हिसाब से वहां पर सरकार बनाई और वहां लोगों से वादे किए, उन वादों में जनता को भरोसा कितना हो पाया, या फिर वो किसी तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां अगर होती हैं तो फिर त्रिकोणीय विधानसभा के आसार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।